Hello everyone, welcome back. My name is Sahil and this is brief introduction about myself. तो हम लोग कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। पहले चैप्टर पे थे हम जिसका नाम है स्ट्रेस। और स्ट्रेस में भी हमारा टॉपिक चल रहा था रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग निकालना, जो कि डेवलप होती है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है। तो हमने तीन क्वेश्चंस कर लिए थे। तो ये हमारा फोर्थ वीडियो है। तो फोर्थ वीडियो में हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये अगर कुछ जिन्होंने तीनों वीडियोस फॉलो किए हैं उनको पता होगा कि ये नियर अबाउट पहले क्वेश्चन से ही सिमिलर है। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर सिर्फ ये, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लग रही है 600 न्यूटन मीटर वाली, वही वाला एक डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम। ठीक है। तो फिर भी स्टार्टिंग से स्क्रैच से करते हैं। क्या बोल रहा है वो? द शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय अ स्मूथ थ्रस्ट बियरिंग एट ए। तो ए पर क्या लग रहा है? थ्रस्ट बियरिंग लग रही है। थ्रस्ट बियरिंग मतलब जो एक्सियल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी शाफ्ट का। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम थ्रस्ट बियरिंग। एंड स्मूथ जर्नल बियरिंग एट बी। और बी पर लग रही है जर्नल बियरिंग, स्मूथ जर्नल बियरिंग। तो यहाँ पर सिर्फ रेडियल लोड होगा इसकी वजह से। ठीक है। स्मूथ है तो फ्रिक्शन वाला कुछ नहीं होगा, सिर्फ रेडियल लोड होगा। ठीक है। और करना क्या है हमें? डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट सी। तो सी पर जो रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग लग रही होगी वो हमें निकालनी है। तो रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो सारी रिएक्शन निकालते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। रिएक्शन निकालने के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी एक पार्ट की, जिस सेक्शन पर हमें इंटरनल लोडिंग चाहिए। और रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग के भी चार कंपोनेंट होते हैं। दो तो होती है फोर्सेस, एक होता है नॉर्मल लोड, एक होता है शियर लोड। और दो तो होते हैं मूवमेंट, एक होता है टॉर्सनल मूवमेंट और एक होता है बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है। इस टाइप से आपका रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग किसी भी सेक्शन पर ये चार ही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो कोप्लेनर मतलब अगर कोप्लेनर लोडिंग है, मतलब लोड सिर्फ एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है, तो उस केस में टॉर्सनल मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ शियर फोर्स, नॉर्मल सॉरी नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया कंसेप्ट। अब सवाल पे आते हैं जिसके थ्रू आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो मैं अगर इस शाफ्ट को वापस बना दूं, रिएक्शन सारी हटा दूं, पूरे शाफ्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा कुछ, ये शाफ्ट हो गया। ए पर क्या लग रहा है? ए पर लग रहा है एक्सियल लोड। तो दिस इज आर ए। उसके साथ साथ वर्टिकल लोड भी लगेगा। ठीक है। क्योंकि बियरिंग लगी है तो ऐसा भी नहीं है ना, शाफ्ट उड़ के ऊपर तो जा नहीं सकता, तो वर्टिकल रिएक्शन भी रहेगी। तो इट इज आर, सॉरी, इसको हम बोल देते हैं एच ए बोल देते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल वाले, और इसको वर्टिकल वाले को वी ए बोल देता है, या तो आर ए बोल देता है। ठीक है। सिमिलरली ये जो लेंथ है 2 मीटर वाली, यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया। ठीक है, बनाए लेते हैं। फिर ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ये कितने लेंथ पे लग रहा है? ये लग रहा है हमारा 2 मीटर पे। ठीक है। तो ये चीज बना लेंगे हम। 2 मीटर पे आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। ये हो गया मेरा 2 मीटर। ठीक है। बीच में कहीं पॉइंट सी है, पॉइंट सी का डिस्टेंस है 1 मीटर। यहाँ से यहाँ से पॉइंट सी 1 मीटर पे है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, बेवजह का बना के गंदा नहीं करता डायग्राम को। एंड सी से 1.5 मीटर पर, सी से 1.5 मीटर पर क्या है? मेरा बी है। और बी पर रेडियल डायरेक्शन में आएगी रिएक्शन, मतलब वर्टिकली अपवर्ड आएगी, या तो डाउनवर्ड भी आ सकती है, हमें पता नहीं है। हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ऐसे ऊपर की तरफ रिएक्शन आएगी जो कि होगी आरबी। ठीक है। सेम चीज डी पर जो लोड लग रहा है वो तो लग रहा है, जिस भी अरेंजमेंट के थ्रू लग रहा है वो लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये इसकी वैल्यू है 900 न्यूटन। ठीक है। इतनी चीज हो गई। ये हो गया हमारा पॉइंट डी। और बी से डी के बीच में का डिस्टेंस कितना है? ये भी है हमारा 1.5 मीटर। दिख नहीं रहा होगा सारा कुछ बराबर बराबर, बट जो लिखा है वही है डिस्टेंस। ठीक है।
अब मेन चीज आ जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग से डील कैसे करते हैं। तो अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इक्विवेलेंट लोड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट लोड निकालने के लिए मैं जनरली करता हूँ इंटीग्रेट उस लेंथ पर। ठीक है, जहां पर भी लोड लग रहा है उस पूरे लेंथ पर इंटीग्रेट करूंगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है लोड की, इंटेंसिटी है 600 न्यूटन मीटर, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, और dx एज इट इज रख लेंगे। और लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ है हमारी, सपोज अगर यहाँ पर मैं ओरिजिन मान लूँ, ये मेरा ओरिजिन है, एक्स इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। तो यहां से लेके फॉर दिस, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, वो हो जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक है, कैसे 1 मीटर, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, एंड ओरिजिन से लेके ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड खत्म होने तक का डिस्टेंस है 1 + 2, मतलब 3 मीटर। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा 1 से लेके 3 तक। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली अगर मैं निकालू, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 600 तो कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स ही आ जाएगा। और 1 से 3 तक वैरी कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा 600 × 2। ठीक है, विच इज नथिंग बट 1200 न्यूटन। तो अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और उसको रिप्लेस करना है किसी कांस्टेंट लोड से, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रल ओमेगा डीएक्स है। ठीक है, या तो सीधे सीधे देखें हम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का लोड है। ठीक है, लेंथ हमारी है 2 मीटर, और लोड हमारा है, लोड की इंटेंसिटी है 600। तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट लोड बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग विच इज नथिंग बट 600 × 2। ठीक है, तो ये तो हो गया लोडिंग का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसकी बात। अब वो एक्ट कहाँ करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये डब्लू किसी एक्स बार डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। ठीक है, और सेम चीज यहां पर ओमेगा एक्स डीएक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो आ, इसका मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है। ठीक है, मतलब टोटल वेट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास होता है। उसी टाइप से ये सेंट्रोइड ऑफ एरिया निकलता है लोड के केस में। तो कैसा है, ये आपका लोड है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन, लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, कोई भी लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो उस लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं कोई भी रैंडम मान लूँ, ठीक है, सपोज कुछ भी लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी है ओमेगा, जो कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो एक्स डिस्टेंस पर अगर मैं स्ट्रिप मान लूँ एक, ठीक है, तो नियर अबाउट रेक्टेंगल होगा। ठीक है, जिसका हाइट कितना होगा, जिसका हाइट होगा ओमेगा, और जिसका लेंथ कितना होगा, जिसका लेंथ होगा डीएक्स। ठीक है, तो ओमेगा इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा मेरा, लोड हो जाएगा, इनफाइनेटिसिमल लोड। ठीक है, और वो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज हो जाती है, ओमेगा इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इस पूरे का मोमेंट, ठीक है, बराबर होना चाहिए जो हमारा एक कोई इमेजिनरी लोड है। मतलब इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो किसी इस लोड को इस किसी इक्विवेलेंट लोड से रिप्लेस कर दूं, इसी के इक्विवेलेंट लोड से अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो वो जितना मोमेंट क्रिएट करेगा अबाउट सम एक्स बार, जो हमें पता नहीं है, निकालना है, वो कितना होगा, वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम एक्स बार इसलिए ही निकाल रहे हैं कि ये कहाँ पर एक्ट करेगा, कि इस लोड की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है और इस लोड की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स बार। आई होप क्लियर है ये। ठीक है, तो ओमेगा डी एक्स हो जाता है मेरा लोड, इंटू एक्स हो जाता है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन,
इंटीग्रल कर देते हैं तो सारे स्ट्रिप्स के वजह से जो मोमेंट आएगा वो हो जाएगा, मतलब टोटल मोमेंट। तो टोटल मोमेंट हमारा, जो टोटल लोड हमने निकाला इनटू सम एक्स बार, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब टोटल लोड तो हमने निकाल लिया इसके हेल्प से, और एक्स बार निकाल लेंगे इसके हेल्प से। ठीक है। क्योंकि ये वाली साइड तो हमारी क्लियर है, डब्लू हमने निकाल लिया है, तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा, मतलब ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि जहां पर ये इक्विवेलेंट लोड एक्ट करेगा। ठीक है। जहां पर इस लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो मूवमेंट है और इस इक्विवेलेंट लोड की वजह से जो मूवमेंट है, दोनों बराबर हो जाए। ठीक है। तो अगर मैं रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है, एक जनरल किसी रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज इस टाइप से लोडिंग है हमारी, ओमेगा, और एक्स डिस्टेंस पर dx मान लेते हैं। ये ओमेगा वाला एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो यहां से ओमेगा एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल, फॉर्मूला ये वाला वैसे ही लिखते हैं, ओमेगा एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब बाद में ओमेगा तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म के केस में, तो ओमेगा आ जाएगा आपका बाहर, बचा क्या अंदर, एक्स डी एक्स। ठीक है। और कहां से कहां तक के लिए निकालना है, मतलब पूरे रेक्टेंगल के लिए अगर मैं निकालूं, सपोज ये जीरो से, मतलब एल लेंथ का है। ठीक है। लोडिंग जो इंटेंसिटी है वो एल लेंथ पर एक्ट कर रही है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यह ओरिजिन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एल। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा जीरो से लेके एल तक। ठीक है। तो ये जब जीरो से लेके एल तक वेरी कर रहा है, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर बाय टू। लिमिट्स हो जाएगी मेरी जीरो से लेके एल तक, और लिमिट में रख दूंगा, तो लिमिट रखने के बाद आ जाएगा मेरा ये एल स्क्वायर बाय टू माइनस, इट इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो, और ये ओमेगा एक्स बार। ठीक है। और डब्लू, सॉरी, डब्लू इंटू एक्स बार। और डब्लू कैसे आता है, डब्लू आता है मेरा एरिया ऑफ दिस लोडिंग डायग्राम। ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी, मतलब इसकी हाइट तो इंटेंसिटी के बराबर है, और लेंथ कितनी है, लेंथ एल के बराबर है। तो डब्लू की क्या वैल्यू आ जाएगी, डब्लू की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल इंटू एक्स बार। ये हो जाएगा हमारा ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू के बराबर। तो यहां से एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी एल बाय टू के बराबर। क्लियर है। तो पर्पज ये, पॉइंट ये है कि जो लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है, यहाँ पे रेक्टेंगल था, तो उसके सेंट्रॉइड से एक्ट करता है लोड। ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, एल बाई टू। ठीक है। मतलब ओरिजिन से लेके उसकी हाफ लेंथ इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल। और लोडिंग इंटेंसिटी कैसी थी, रेक्टेंगुलर थी, मतलब यूनिफॉर्म थी, तो इसलिए लोड एल बाई टू से एक्ट करेगा। ठीक है। तो यही यहाँ पे कैच वाला पॉइंट था, बाकी तो हमने पहले क्वेश्चन में ही कर लिया था। तो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आगे से आपको ध्यान में रखना है कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उस केस में मिड पॉइंट से एक्ट करेगा, मतलब जितनी लेंथ पर एक्ट कर रहा है उसके मिड पॉइंट से एक्ट करेगा। तो अगला काम मैं क्या करूंगा, रिएक्शन निकालने के लिए, बस रिएक्शन निकालने के लिए मैं इसको वापस बना लेते हैं। सिर्फ रिएक्शन निकालने के लिए मैं इस लोड को इक्विवेलेंट लोड से रिप्लेस करूंगा। ठीक है। एच ए, ये हो गया आर ए, और ये 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है, तो लोड एक्ट करेगा 1 मीटर पे बीच में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा। ये 1 मीटर, ये वापस 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक वापस 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। यहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है आर बी, एंड नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है आर डी, सॉरी इट इज नॉट आर डी, ये है आपका 900 न्यूटन। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वापस 1.5 मीटर। ठीक है। और लोड की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, लोडिंग इंटेंसिटी विच इज नथिंग बट 600 मल्टीप्लाइड बाय टू, सो ये था हमारा 1200 न्यूटन। ठीक है। तो नेक्स्ट काम हमें करना है, हमें सी पर निकालनी है ना रिएक्शन। तो सी पर निकालनी है, तो कोई भी हाफ ले सकते हैं, तो कोई भी हाफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये करेंगे,
सबसे पहले आरबी निकाल लेते हैं फिर, ठीक है। सिर्फ आरबी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो उससे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है करके। तो 1200 की वजह से ए के अबाउट कितना आएगा मोमेंट, 1200 से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो इट इज 1200 × 2। और क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है, इसलिए 1200 की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। सिमिलरली आरबी की वजह से मूवमेंट कितना आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। ऐसा घुमाएगा वो। तो आरबी इंटू वहां से ए तक का डिस्टेंस, सो ये 1 2 3 मीटर हो गया, 3 and 1.5 इज नथिंग बट 4.5। तो इट इज माइनस आरबी इंटू 4.5। और नेक्स्ट इज योर 900। 900 की वजह से क्या आएगा, 900 की वजह से भी आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ठीक है। और 900 और ए के बीच में का गैप कितना है, ये है आपका 1.5, 1.5 3 हो गया, 3 and 3 6 हो गया। तो इट इज 900 × 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2400 प्लस 9 6 = 5400, और ये हो गया आरबी डिवाइड बाय 4.5। तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी आरबी की, आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो सपोज मैं अगर सॉल्व करता हूँ इसको, तो इसका आ रहा है 1733.33 न्यूटन, ठीक है। ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई हो मेरे से, तो एक बार चेक कर लेना सही आ रही है नहीं आ रही है, बट कंसेप्ट वाइज हाँ ओके है, ठीक। तो आरबी की वैल्यू आ गई। तो आरबी को मैं साइड में लिख लेता हूँ। आरबी इज योर 1734 लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से आ गया मेरा आरबी। वंस वी हैव आरबी विथ अस, नेक्स्ट काम करना है हमें, जो पर्पज है इस क्वेश्चन का, सी पर रिएक्शन निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा, और कौन सा पार्ट लेना है वो देखना पड़ेगा। मतलब सी पर अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूँ, तो ये वाला हाफ भी ले सकता हूँ और ये वाला भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमने आर भी निकाला है, तो ये वाला ही हाफ ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो सपोज अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये आ जाएगा मेरा कुछ इस टाइप से। ये हो गया पॉइंट सी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा 1 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5 मीटर। यहाँ पर एक्ट कर रहा है आरबी, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, दिस इज इक्वल टू 1734 न्यूटन। एंड नेक्स्ट इज योर 900 न्यूटन। ओके, दिस इज 900 न्यूटन, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1.5 मीटर, ठीक है। ड्रॉ इट क्लियरली, ये टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका 900 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5 मीटर। अब सी पर चाहिए आपको इंटरनल लोडिंग, तो मान लेते हैं सी पर लग रही होगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लोड, क्योंकि क्रॉस सेक्शन को नॉर्मल है वो। सी पर हो सकता है वर्टिकल टाइप की रिएक्शन लग रही हो, जो कि है पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, जिसको हम बोल देंगे वीसी, जो कि है, जिसको बोलते हैं शेयर लोड। या तो सी पर हो सकता है बेंडिंग मोमेंट, जिसको बोल देते हैं एमसी, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग को हटा के इक्विवेलेंट लोड कर लेते हैं। तो ये जो 600 न्यूटन पर मीटर है, इंटेंसिटी तो उतनी ही है, लेकिन ये एक्ट कर रहा है अभी 1 मीटर पर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लोड आएगा वो कितना आएगा, 600 × 1, विच इज नथिंग बट 600 न्यूटन। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, डिस्टेंस के, मतलब जो भी जितना भी डिस्टेंस है, लेंथ है, उसके मिड पर। तो उसके मिड पर मतलब, उसके मिड पर मतलब 1 है तो हाफ पर एक्ट करेगा। तो दिस इज योर 600। सो यहाँ से सी को यहाँ पे बोल दूं अगर मैं, तो ये हो गया 1/2 और दिस, एंड दिस इज योर 1/2। क्लियर है। तो सारी लोडिंग बना ली हमने, सब कुछ रिएक्शन वगैरह से फ्री हो गया।
तो ये है मेरी फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगला टास्क है मेरे को सी पर इंटरनल लोडिंग निकालनी है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस सेटअप कर लेते हैं। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे सिर्फ एक ही चीज है, यहाँ पे एच सी है और तो कुछ है नहीं, तो एच सी जीरो आ जाएगा। मतलब नॉर्मल लोड जीरो है शाफ्ट में। ठीक है। तो यूर एच सी इज जीरो। नेक्स्ट आ जाएगा समेशन एफ वाई इज जीरो। ठीक है। तो एफ वाई में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एफ वाई में आ जाएगी वर्टिकली अपवर्ड कौन कौन सी है? पॉजिटिव वीसी है एक, प्लस 1734 है। नेगेटिव वाली कौन कौन सी है नीचे की तरफ? एक है 600 और एक है 900। ठीक है। इसको अगर मैं प्लस करूँ तो ये 1734 माइनस ये हो गया 1500 एंड इट इज इक्वल टू जीरो। वी सी प्लस, सो इट इज वी सी एंड इसमें से 1500 गए तो यहाँ पे आपके पास बचेगा +234 इज इक्वल टू जीरो। तो वी सी निकल के आ जाएगा -234 न्यूटन। ठीक है। हमने माना था वीसी को ऊपर। ठीक है। लेकिन वीसी कैसे आ गया? वीसी आ गया नीचे। ठीक है। वीसी नीचे आ गया, तो इसलिए वीसी को मैं बना लूंगा नीचे। मतलब हमने माना था अपवर्ड की तरफ। ठीक है। लेकिन वो डाउनवर्ड आ गया। तो डाउनवर्ड आ गया इसलिए वो कैसे पता चला हमें? क्योंकि साइन नेगेटिव आया। अगर वीसी पॉजिटिव आता तो वो अपवर्ड ही होता। हमने जो मानी थी, अजम्पशन लिया था, और जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो दोनों सेम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वीसी नेगेटिव आया, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी वो उसके अपोजिट है। तो हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 234 न्यूटन। ठीक है। और एच सी जीरो हो गया, तो एच सी को हटा देते हैं। अब अगला क्या बचा है? यहाँ पे मोमेंट बचा है बस। तो मोमेंट के लिए क्या करेंगे? मोमेंट के लिए करेंगे हम समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी जीरो कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एम सी क्लॉकवाइज है। तो एम सी को ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव वाले में। तो दिस इज योर एम सी। और सी के अबाउट 600 का कितना मोमेंट आएगा? ये भी क्लॉकवाइज आएगा आपका। ठीक है। इस टाइप से है बीम आपका, सॉरी शाफ्ट आपका। 600 ऐसे एक्ट कर रहा है तो वो ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। सो इट इज +600 इंटू हाफ। नेक्स्ट इज 1734 एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो -1734 इंटू 1.5 +1। ठीक है। सी तक का डिस्टेंस, तो इट इज 2.5। और 900 की वजह से क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है। तो +900 इंटू 1.5 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो इट इज 900 इंटू 4। ठीक है। सारे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है। ठीक है। रिएक्शन निकाल रहे, कोई फर्क पड़ता है नहीं। साइन कन्वेंशन वाली चीजें हम आगे के चैप्टर में देखेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बेंडिंग मोमेंट वगैरह निकालना होगा उस केस में देखी जाएगी ये सब बातें। फिलहाल के लिए इन सब का इतना कुछ है नहीं। आ, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो एमसी की कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे या तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए या तो नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है। सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा क्या पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब हमने क्लॉकवाइज माना था और एक्चुअल में वहां पे जो इंटरनल लोड है वो क्लॉकवाइज है। नेगेटिव आ रही है मतलब एमसी हमने क्लॉकवाइज माना था लेकिन वो काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है। सो ये है सिंपल सा। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। if you have any doubt or query, please do let me know in the comment section, and thanks for watching.